नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज से चलेगी। पीएम मोदी मालदा से दिखाएंगे हरी झंडी। हावड़ा और गुवाहाटी की 958 किलोमीटर जो दूरी है वो 14 घंटे में तय करेगी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और वो भारत स्लीपर की अधिकतम स्पीड जो है वो 180 kmph है और ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी के बीच की दूरी मात्र 14 घंटे में तय करेगी। बता दें कि ट्रेन की कुल यात्री क्षमता जो है 1128 है और इसमें 16 कोचों में से 11 एसी 3 टायर कोच है, 4 एसी 2 टायर कोच है और एक फर्स्ट एसी कोच है। स्लीपर ट्रेन के थर्ड एसी का किराया जो है वो 2300 रुपये तय किया गया है। सेकंड एसी की बात करें तो सेकंड एसी का किराया जो है वो 3000 होगा और फर्स्ट एसी का किराया जो है वो करीब 3600 है। ट्रेन में कवर सेफ्टी सिस्टम भी है और ऐसे में ये बेहद ही आरामदायक माना जा रहा है। और इस ट्रेन का इंटीरियर का जहां तक भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर इसका डिजाइन किया गया है और वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन भी लगाया गया है। और इसके साथ ही ये ट्रेन बेहद ही सुविधाजनक मानी जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा के लिए इस ट्रेन में ड्राइवर की कैबिन में भी एडवांस कंट्रोल और सुरक्षा सिस्टम लगे होंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना शिंदे बनी सिकंदर। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिंदे सेना बनी सिकंदर और बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन बहुमत के पार ठाकरे ब्रदर्स की साहगिरी और पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में चुनाव परिणाम में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को बम्पर जीत हासिल हुई है। तो वहीं सिर्फ बीएमसी चुनाव की बात करें तो यहां पर कुल 227 सीटें हैं। महायुति ने कुल 118 सीटें जीती है जो कि बीएमसी में बहुमत के आंकड़ों से 4 सीटें ज्यादा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस का गठबंधन जो है वो बुरी तरह से पिछड़ गया है। गौरतलब है कि ये नगर निकाय चुनाव जो है वो 9 साल के बाद कराया गया है और 15 जनवरी को हुए मतदान में कुल 46 से 50% के बीच वोटिंग दर्ज की गई। बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 2516 उम्मीदवार मैदान में थे। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी की थी वो महाराष्ट्र की जनता में अब पूरी होती दिखाई दे रही है। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, 20 राज्यों में एनडीए की सरकार और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने इसे और मजबूत कर दिया है कि पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है कि ये नगर निकाय चुनाव 9 साल बाद कराया गया है और 15 जनवरी को यहाँ पर चुनाव हुआ था और ऐसे में कुल 46 से 50% के बीच वोटिंग दर्ज कराई गई थी। बीएमसी की 227 सीटों के लिए जो 2516 उम्मीदवार मैदान में थे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिंदे सिकंदर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देखते हैं कि बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। नवीन जी। जी बिल्कुल माही जी, देखिए ऐसा है, कल हम लोगों ने बहुत करीब से इस चुनाव को देखा। महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव और अन्य टोटल 29 जो नगर महापालिकाओं के चुनाव थे, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि बीएमसी के अंदर जिस तरीके का 25 साल से 1997 से परफॉर्मेंस रहा शिवसेना का, वो शानदार रहा, उनका कब्जा बरकरार था। लेकिन 2026 की शुरुआत में जिस तरीके का झटका ठाकरे ब्रदर्स को लगा, शिवसेना को लगा, ये कोई अचंभित होने वाली चीज नहीं है। देखिए मैं बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि राज ठाकरे को लेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। नंबर 1, लगभग 40% वोटर जो वहां बीएमसी में है वो नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखता है, उत्तर भारत से आता, और उत्तर भारत का कोई चेहरा उद्धव ठाकरे के पास आज की तारीख में नहीं था जो बहुत मजबूत चेहरा होता। उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और मनसे की जिस तरीके की राजनीति वहां रही
उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत बोना और दूसरी चीज उनके ऊपर हमले करना, उसका एक बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिला, जिसका बड़ा नुकसान शिवसेना उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा है। दूसरी एक और चीज आती है कि आप मराठी मानुस की बात करते रहती कि नगर निगमों के जो चुनाव होते हैं, महानगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं, ये शहरी वोटर अधिकांश इसमें वोट करता है। और शहरी वोटर मुंबई के अंदर कौन है? प्रवासी है सबसे ज्यादा। क्या आप अन्ना मलाई अगर आ रहे हैं तमिलनाडु से तो आप कह रहे हो रसमलाई और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आप उल्टे सीधे बयान जारी करेंगे और फिर वहाँ साउथ के भी लोग काफी बिल्कुल। ऐसे में नवीन जी, इन्होंने यूपी बिहार के लोगों को भी लेकर बहुत कुछ बोला था, तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन्हें। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और एक चीज और आप देखिए कि कांग्रेस ने इसीलिए अपने आप को किनारे किया था और अकेले चुनाव लड़ी। बिल्कुल उद्धव ठाकरे से जिस तरीके से उनके प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस वो कह रहे हैं कि मनसे को साथ लेना हमें गवारा नहीं था, लिहाजा हमने अलग लगने का फैसला किया। भले ही उनका नुकसान हुआ है, कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस हालांकि वहां कुछ बड़ी स्थिति थी भी नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखें तो आप महाविकास अघाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार था, लेकिन उसके बाद विधानसभा में भाजपा और महायुति का बहुत अच्छा रहा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहां काबिज हुई है। निश्चित तौर पर एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में आज की तारीख में हम देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस वहां उभर कर आए हैं। और अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुख्यमंत्री चेहरे हैं जो पदभार संभाल रहे हैं आज की तारीख में, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके की तकरार अमित शाह और योगी के बीच में देखने को मिल रही थी, उसमें योगी के समानांतर योगी से बड़ा विकल्प देवेंद्र फडणवीस को अब भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने की कोशिश करेगी और ये दिखाई देगा आपको 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव। ठीक है, तो नवीन जी एक सवाल मेरा आपसे और कि मेयर कौन होगा, बीजेपी का या फिर शिंदे गुट का? नहीं, बिल्कुल 100% वहाँ मेयर जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये स्वभाव रहा है कि वो अपने टर्म डिक्टेट करती है अपने सहयोगियों को, और शिवसेना शिंदे की इतनी हैसियत नहीं है, ना ही इतने उनके पास सीटें हैं कि वो कोई बहुत बड़ी निर्णायक स्थिति में हो। क्योंकि दुबे जी जब सीएम पद को भी लेकर देखा था आपने कि उठक पटक चली थी, बहुत ज्यादा काफी समय तक चली थी दोनों के बीच में, तो अब क्या लग रहा है कि यहाँ पर नॉर्मली बीजेपी को मेयर बनाने देंगे वो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, शिंदे नाराज रहे, शिंदे ने भागदौड़ करी, मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़े प्रयास किए, लेकिन भाजपा ने नहीं सुनी उनको हाशिए पे जाना पड़ा और डिप्टी सीएम का पद लेकर संतुष्ट होना पड़ा, जबकि आप पहले सीएम रहे हैं। यही स्थिति बीएमसी में बनेगी। 100% भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मराठा वोटों को साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हाल फिलहाल कोई चुनाव होना नहीं है, तो साधने की अगर बात आएगी तो हो सकता है भाजपा 2-3 साल के बाद बदल दे। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी मराठा को वहां पर मेयर बनाएगी बीजेपी किसी न किसी अपने अच्छे यशमैन को लेके आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली रही है तो वो मुख्यमंत्री भी बनाती है तो अधिकांश वो मैनेजर होते हैं, जनता के द्वारा स्वीकृत नहीं होते। चाहे राजस्थान का एग्जाम्पल आप ले लो, चाहे मध्य प्रदेश का आप एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली का ले लो, ये सब यशमैन होते हैं। और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी तरीके के आ गए हैं। इसमें कोई बहुत चमत्कार होने वाली बात नहीं है, किसी न किसी अच्छे मैनेजर को वो बैठा लेगी, भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता है भारतीय जनता पार्टी के पैरामीटर। तो जीत को लेकर अगर मैं देवेंद्र फडणवीस की बात करूं तो क्या कुछ कहेंगे? उनकी रणनीति अच्छी थी, उनका जो जमीनी स्तर तक लोगों के पास जाकर बातचीत करना है, मुलाकात करना है, या कुल मिलाकर ये कहें कि बीजेपी को बीएमसी को लेकर रणनीति अच्छी बनी थी? निश्चित तौर पर इसका श्रेय तो बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस को जाता है। कारण ये है कि वहां के बीएमसी और अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव में कहीं किसी केंद्रीय नेतृत्व का दखल नहीं था, किसी ने कोई वहां जनसभाएं नहीं की। देवेंद्र फडणवीस ने पूरा स्ट्रेटेजी प्लान की, पूरा मोर्चा संभाला और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के इन चुनावों में मिला है। इसलिए ये तो बिल्कुल श्रेय, अगर मैं मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसके पूरे के पूरे सूत्रधार और पूरे श्रेय जो जाएगा वो देवेंद्र फडणवीस को जाना ही चाहिए। बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। ठाकरे ब्रदर्स की साख जो है वो गिरी है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी की बल्ले बल्ले देखने को मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो पूरी तरह से दिवाली और होली में सराबोर अभी से नजर आ रहा है, और पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। बस कुछ ही समय के बाद यह तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
तो वहीं पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने कई करवटें बदली है। 2019 के चुनाव में शिवसेना अविभाजित प्रमुख उद्धव ठाकरे से मात खाने के बाद से देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूं, लौटकर आऊंगा। फडणवीस ने सिर्फ लौटकर आना बल्कि मुख्यमंत्री भी बने। बता दें कि बीएमसी की जीत का सेहरा भी देवेंद्र फडणवीस यानी कि देवा भाऊ के सिर बांधा है। मुंबई की जीत फडणवीस के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नए साल का उपहार माना जा रहा है। बीजेपी का मिशन मुंबई सफल होने से बीएमसी के चुनाव में ठाकरे ब्रांड का आखिरी किला भी ढह गया है और इसके साथ ही मुंबई में ठाकरे परिवार का 3 दशक का वर्चस्व भी अब खत्म हो गया है। वित्तीय साल 2025 और 26 में बीएमसी का वार्षिक बजट 74 करोड़ के आसपास है, जो कि देश के कई राज्यों से भी अधिक है। बीते 28 साल से बीएमसी के तिजोरी की चाबी ठाकरे परिवार के पास थी, जो अब बीजेपी के हाथ में जाने वाली है और इससे अधिक बीजेपी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में राजनीतिक तौर पर एक नई शक्ति के रूप में उभरेगी। साल 2017 के चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 84 तो बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन महापौर उद्धव ठाकरे की पार्टी का बन गया था और इस बार अपना महापौर बनाकर बीजेपी उद्धव से अपना बदला भी पूरा कर लेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस का ये तीसरा कार्यकाल है। जिसे तरह दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उस तरह देवा भाऊ पर नहीं लगे हैं। देवा भाऊ की छवि साफ सुथरे नेता की है और मुंबई करों का ये पता था कि बीएमसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, साथ ही केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री है, इसीलिए अगर मुंबई में भी बीजेपी की सत्ता आती है तो विकास को और बढ़ावा मिलेगा। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार मुक्त और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट मांगे थे, जिसका प्रतिसादी चुनाव जीतने से दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से मृत लोगों के घर वालों से मुलाकात भी करेंगे। वो बॉम्बे हॉस्पिटल भी जाएंगे, जहां लोगों से बातचीत करेंगे। दिसंबर महीने में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी खूब बढ़ी है और अब राहुल गांधी इन्हीं पीड़ितों से मिलने के लिए आज इंदौर पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 से 10 मरीजों की हालत बेहद ही गंभीर है। उन्होंने बताया कि राहुल इंदौर पहुंचकर निजी क्षेत्रों के बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे और उल्टी दस्त के प्रकोप के कारण भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल जानेंगे। तो वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू। हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौट रहे हैं और भारत सरकार का धन्यवाद किया है। ईरान में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन जारी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान में तेजी से बदलते हालातों के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। देर रात को ईरान से दिल्ली पहुंचे इन नागरिकों ने ज्यादातर स्टूडेंट ही हैं। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिसमें छात्र और करीब कारोबारी और पेशावर शामिल हैं। इसमें से 2500 से 3000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे। ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा है कि वहां के हालात बेहद ही खराब है। भारत सरकार बहुत सहयोग कर रही है और एम्बेसी में हमें जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की जानकारी भी दी है। मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। मेडिकल स्टूडेंट अर्श ने कहा है कि भारतीय दूतावास से उनके संपर्क किया था और लेकिन वो दिल्ली निजी फ्लाइट से अपनी व्यवस्था से आए हैं और इसके बाद से केंद्र सरकार ने कहा था कि ईरान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। दरअसल ईरानी मुद्रा रियाल के ऐतिहासिक रूप से गिरने और महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर 2025 में ईरान में प्रदर्शन शुरू हुआ था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भारत सरकार का जो लोग दिल्ली आए हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अब अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अब मुझे वेनेजुएला बहुत पसंद है। मैं अच्छी बातें कहता हूं, मैं वेनेजुएला के बारे में नेगेटिव बात नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि ये एक शानदार देश है और ये सचमुच एक हफ्ते में इतना बदल गया है और मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत देश है। एक हफ्ते में ही इसमें बहुत बदलाव आया है। ये अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक है।
हम नए राष्ट्रपति के साथ काम कर रहे हैं, हम देश चलाने वाले कई लोगों के साथ काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमारे पास 5 करोड़ बैरल तेल है और हमें इसे तुरंत ही संसाधित करना होगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। क्या आप इसे लेंगे? मैंने कहा है कि हम इसे लेंगे और मुझे इस बारे में किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वर्तमान अंतरिम राष्ट्रपति और बाकी सभी लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और बहुत सारे दबाव कम हो गए हैं। Well, and now I like Venezuela very much. I say good things. I don't talk about Venezuela in a negative. I think it's a wonderful country. We just were. It's very interesting. It's so much different. It's changed so much in literally a week. It was one of the great military maneuvers of all time. It was like flawless. It was one of the great of all time. But we're dealing with the new president. We're dealing with a lot of the people that were running the country, and they had our first thing is they said we have 50 million barrels. Hard to believe it. I said, is there such a thing as 50 million barrels? 50 million barrels of oil, and we have to get it processed immediately because we have no room. Will you take it? I said, we'll take it. I didn't have to consult with anybody on that. I didn't have to call up our great Attorney General. I said, we will take it. And it's the equivalent of $5.2 billion. That was the first day. And it's now traveling nicely to the United States. और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सिंगर को जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी। बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि 1 हफ्ते में 10 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी मिली है और धमकी देने वाले गैंगस्टर ने खुद का नाम आरजू बिश्नोई बताया है। सिंगर दिलनूर को धमकी भरा कॉल मिला है और जिसमें 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। गैंगस्टर ने धमकी देते हुए कहा है कि 10 करोड़ रुपए दो वरना मिट्टी में मिला देंगे। बी प्राक बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है और इसके साथ ही उन्होंने कई सुपरहिट गाने भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग पंजाबी सिंगर दिलनूर को 6 जनवरी को दोपहर ये भेजा गया था और इसके पहले दिलनूर को 5 जनवरी को 2 बार कॉल भी किया गया है, लेकिन दिलनूर ने कॉल नहीं उठाया और 6 जनवरी को भी विदेशी नंबर से कॉल किया गया। दिलनूर की शिकायत के मुताबिक उन्होंने कॉल उठाई, लेकिन बात जब अजीब लगी तो उन्होंने कॉल कट कर दी और इसके बाद दिलनूर को वॉइस मैसेज भी भेजा गया। धमकी मिलने के तुरंत बाद दिलनूर ने मोहाली पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई जानकारी में बताया गया है कि आरोपी ने यह भी दावा किया है कि सिंगर चाहे किसी भी देश में चला जाए, वह उन्हें गिरोह की पहुंच से बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल एसएसपी मोहाली के निर्देश पर पुलिस की टीमें इस फिरौती वाले कॉल और ऑडियो क्लिप की सच्चाई खंगालने में जुटी हुई है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। तो वहीं गणतंत्र दिवस जो है वो बेहद ही नजदीक है और तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी बीच 17, 19, 20 और 21 जनवरी को दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड का रिहर्सल शुरू होगी। ऐसे में कई रास्तों से बचकर निकलने की सलाह ट्रैफिक पुलिस ने दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल होगी और ऐसे में दिल्ली के कई प्रमुख चौराहों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। रिहर्सल जो है वो विजय चौक से इंडिया गेट तक होगी और परेड का रूट बता दें कि डाइवर्ट किया जाएगा। परेड के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चारों दिन जो है सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा और इस दौरान रफी मार्ग पर कर्तव्य पथ, जनपद, मान सिंह रोड और इसके साथ ही यातायात क्रॉसिंग पूरी तरह से बंद रहेगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक का कर्तव्य पथ भी आम यातायात के लिए बंद रहेगा, जिससे आसपास के रास्तों पर यातायात में बदलाव होना और संभव है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वो यातायात नियमों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से सर्द हवाओं ने ठंड का मीटर हाई कर दिया है। दिन में निकलने वाली धूप भी ठंडी हवाओं की आगे बेबस लग रही है। यूपी बिहार की बात करें तो वहां पर दिन की शुरुआत ही घने कोहरे के साथ हो रही है। राजधानी दिल्ली में चल रही सर्द हवाओं ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और इस वक्त दिल्ली के लोग ठंड के साथ ही प्रदूषण की भी मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है, वहीं सुबह और शाम
शीतलहर चलने की संभावना है। कोहरे की चादर में दिल्ली ऐसी लिपटी है कि कुछ नजर नहीं आ रहा है। कई जगहों पर इतना घना कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल एकदम जीरो हो गई है। सड़कों पर नजदीक का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। हालात ये है कि कई जगहों पर 1 मीटर दूरी का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों का पार्किंग लाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है। गाड़ियों के फैग लॉक भी काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है और आज सुबह के घने कोहरे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। दिन भर चलने वाली ठंडी हवाओं ने भी राजधानी में सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी लगातार जारी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। ऐसे में यूपी के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विजिबिलिटी जो है वो 0 है और पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कश्मीर हिमाचल में लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत 12 राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में यूपी के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में विजिबिलिटी जो है वो 0 है। सर्दी के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, बदायूं और संभल में 8वीं तक के स्कूल बंद है। अमृतसर में भी सुबह 7 बजे तक कोहरे के कारण दृश्य 0 है। दिल्ली में भी घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो गई है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी पारा जो है वहां पर भी 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में नदी नाले जम चुके हैं। कई जगहों पर पाइपलाइनों में पानी जम चुका है और श्रीनगर में न्यूनतम तापमान जो है वो -1.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि पुलवामा में ये -4.6 डिग्री तक गिर गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।